नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। चौतरफा दबाव के बाद केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री का विज्ञापन वापस ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि नौकरशाही में वरिष्ठ पदों पर इन सीधी भर्तियों में सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए और वंचित समुदाय की प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। इन भर्तियों में SC, ST और OBC समुदाय को आरक्षण न दिए जाने के कारण विपक्ष के साथ बीजेपी के कुछ सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने सबसे पहले इस बारे में आवाज़ उठाई थी। उन्हीं की पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रही हैं। शांभवी, स्वागत है आपका NDTV इंडिया पर। चिराग पासवान जी ने 24 घंटे पहले इस लैटरल एंट्री का विरोध किया था और 24 घंटों के भीतर ही सरकार ने ये कदम वापस ले लिया। क्या मानती है आप, ये उन्हीं के दबाव का नतीजा है? इसको दबाव जैसा शब्द देना सही नहीं रहेगा। हम मानते हैं कि जो NDA की सरकार है, हम शुरू से कह रहे थे कि एक इफेक्टिव गवर्नेंस और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलाइज के हर ओपिनियन और हर व्यू पॉइंट को अकोमोडेट किया जाता है, उसको सुना जाता है और उस पर काम किया जाता है। तो हम ये मानते हैं कि हाँ, हमारे जो भी कंसर्न्स थे, हमारी जो भी विचार थी इस सारे लैटरल एंट्री को लेकर, हमने उनको हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने उनको प्रमुखता से हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने हमारी बात को सुना। उसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष में कांग्रेस हो चाहे RJD हो, उनके तमाम नेताओं ने कहा है कि उन्हीं का जो दबाव था पिछले 3-4 दिनों से, उसके कारण सरकार को झुकना पड़ा है। नहीं, हमें बस ये लगता है कि वो मौके का फायदा उठाना चाहती है। ऑपोजिशन अगर उनकी बात, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी बात सुन के यू टर्न मार दिया गया है और उनको उस चीज में खुशी हो रही है, तो ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पर हम ये मानते हैं कि नहीं, जितने भी अलायंस, आप जनता दल यूनाइटेड को भी देख सकते हैं, आप हम पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, उसमें भी जीतन राम मांझी जी ने इसके खिलाफ बोला था और सारे अलायंस की बात को सुन करके सरकार ने ये फैसला लिया है, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारा जो विचार था वो ज्यादातर जो लैटरल एंट्री में फेवरेटिज्म है, कोई गाइडलाइन नहीं थी उसमें। फेवरेटिज्म और जो वैल्यूज है रिजर्वेशन का, आरक्षण का जो वैल्यूज है, उसको उसमें कैसे अकोमोडेट करते हैं, हमारा जो कंसर्न था वो ये सारी चीजों को लेकर था, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष था। जो आज DOPT के मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र लिखा है UPSC अध्यक्ष को, उसमें प्रधानमंत्री के निर्देश का भी उल्लेख है। उन्होंने लिखा है कि PM चाहते हैं कि लैटरल एंट्री में समता और सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाए। अब सरकार भी कह रही है कि आगे जो भी इस तरह की भर्तियां होंगी उनमें समता और सामाजिक न्याय का प्रावधान होगा। क्या आपकी पार्टी इससे संतुष्ट है? देखिए, 2014 के पूर्व हमने देखा था कि लैटरल एंट्री का कोई गाइडलाइन नहीं था और फेवरेटिज्म, बायसनेस जैसी चीजें हमें देखने को मिलती थी। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, उसमें भी PMO पूरे प्रधानमंत्री ऑफिस को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक समय पे कंट्रोल करता था। और आज जब लैटरल एंट्री, हमारा प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण है नहीं, एक गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा आरक्षण है। अब उसका भी अधिकार अगर वंचित शोषित वर्ग से छीन लेंगे, तो फिर ये जो हमारा संविधान है और जो संवैधानिक मूल्य है, उसकी हम लोग रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमें खुशी है कि इसको वापस लिया गया है और प्रधानमंत्री जी ने इस पे एक्शन लिया है। और हम मानते हैं कि जो आरक्षण का मूल है, जो समानता है, सामाजिक न्याय है, उसी के आधार पर आगे चल करके इस पे काम होगा। लेकिन जो सीधी भर्तियां होती हैं, इनके पक्ष में ये कहा जाता है कि सरकार में विशेषज्ञ जो उनकी कमी है और इनके आने से सरकार की जो कुशलता है, एफिशिएंसी, वो बढ़ेगी। और ऐसी भर्तियां UPA सरकार के समय भी हुई जिनमें वित्त सचिव तक की नियुक्ति शामिल है। तो लैटरल एंट्री होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, इस पर आपकी पार्टी क्या सोचती है? ये हमारा पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी तो यही चाहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और आप कहीं से भी अगर आप ब्यूरोक्रेसी में आप लोगों को ला रहे हैं, तो उसमें आरक्षण जैसे प्रावधान होने ही चाहिए, ताकि जो वंचित और शोषित वर्ग है, उसको भी सामान्य अधिकार और अन्याय, जो सामाजिक न्याय है, उसको हम लोग उसी का हम लोग उसको फॉलो करें और सामाजिक न्याय के तहत ही सारे कार्य। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, इस पर सरकार ने अपना रुख अब साफ किया है, लेकिन क्या इससे आगे जाकर इस तरह की सीधी भर्तियों को करने में क्या कहीं रोक तो नहीं लगेगी, कोई अड़चन तो नहीं आएगी, या अगर होंगी तो किस तरह की सावधानी, एहतियात बरता जाएगा? चर्चा करने के लिए हमारे साथ हितेश जैन जी हैं, वरिष्ठ वकील, अंशुल अभिजीत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और धीरेन्द्र कुमार सिंह साहब हैं, प्रवक्ता LJP।
आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हितेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सुबह से जब से ये खबर आई कि सरकार ने कहा है कि अब ये भर्तियाँ रद्द कर दी जाए, बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार दबाव में झुक गई, तो इस पर आपका क्या लगता है? आपको लगता है कि ये अब एक नया कदम होगा कि आगे कम से कम जो भर्तियाँ होंगी उनमें एससी, एसटी, ओबीसी और जो सोशल जस्टिस की बात पीएम मोदी ने कही है उसको उसमें समावेश किया जाएगा? देखिए, लैटरल एंट्री की जहां तक बात होती है और जहां तक उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो विजन दिया है और जो प्रधानमंत्री जिसके समर्थन में है कि आपको सोशल जस्टिस से उसको अलाइन करना चाहिए, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, तो उसमें कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए और ये जो मुद्दा है इस पर सबकी सहमति है। जी। दूसरी बात, जहां तक लैटरल एंट्री है तो हमने तो कोई बैकडोर की तरह, जैसे 72 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, एनएससी के मेंबर्स, इस तरह से कोई बैकडोर एंट्री नहीं की थी, ना हमने राजनीति की थी। जहां तक मुद्दा लैटरल एंट्री का है, तो जब सीधी बात है, सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि लैटरल एंट्री में भी रिजर्वेशन होना चाहिए और जो भी प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया जो सोशल जस्टिस की है, वो फॉलो होनी चाहिए। ना इसमें डबल स्पीक है, ना पुरानी सरकारों की तरह हिपोक्रेसी है, ना बैकडोर एंट्री है जो कांग्रेस सोनिया गांधी के जमाने में हुआ करती थी। तो सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है और जब सरकार रुख स्पष्ट करती है तो इसमें कोई डाउट नहीं होता है और गवर्नेंस के लिए भी ये काफी अच्छी बात है। ठीक है, अंशुल जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? क्योंकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब आगे से जो भी भर्तियां होंगी, सीधी भर्तियां होंगी, उनमें आरक्षण लागू किया जाएगा। तो ये आज एक बड़ा डेवलपमेंट भी माना जा रहा है कि सरकार की ओर से कमिटमेंट दिया गया है कि अब आगे जो भी लैटरल एंट्री में होंगी भर्तियां, उनमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाएगा। उनको देना पड़ा और कोई विकल्प उनके सामने था ही नहीं। देखिए, जितनी भी नीतियां हो रही हैं सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा 2014 के बाद, वो आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। यहां पर भी दबाव में आके उन्होंने एक दिन पहले तो वैष्णव जी ने कुछ और बयान दिया, आज कहा कि नहीं, हम सामाजिक न्याय पे हमारा पूरा समर्थन है, संकल्प है, जो भी है हम समर्पित हैं। भाई, बदला क्यों उन्होंने? क्यों नहीं ऐसे किया? जो विज्ञापन देने की जरूरत क्या थी? देखिए, जब से ये सरकार आई है उनकी आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। पहले आरएसएस कहती है कि नहीं, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, फिर आप नारा देते हैं चुनाव में 400 पार, संविधान बदलेंगे। भाई, किस लिए बदलेंगे? फिर आप एसटी एससी सब प्लान हटा देते हैं, स्कॉलरशिप्स बंद कर देते हैं। अखिलेश जी, एनसीईआरटी किताब में जाति प्रथा का वर्णन अब नहीं है, वो जमीन तैयार कर रहे हैं। जब जाति प्रथा नहीं है, जब ऐतिहासिक रूप से शोषण नहीं हुआ, कोई वंचित समाज नहीं है, फिर आरक्षण की क्या जरूरत? यही तो जमीन है। और ये एक और तरीका था जमीन तैयार करने का, लैटरल एंट्री का, कि निजीकरण हो आस्ते आस्ते, वंचित समाज तो है ही नहीं, सामाजिक न्याय ऐसी कोई बात है नहीं, हमें करने की क्या जरूरत। ये उनकी नीति है। और यहां पर दबाव में, क्योंकि सहयोगी दलों ने दबाव डाला, कांग्रेस पार्टी ने दबाव डाला, सामाजिक न्याय हमारा एक मुद्दा रहा है, हमेशा रहा है, और इसीलिए उनको वापस लेना पड़ा। ये सामाजिक न्याय, ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये सियासत का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। जी, आपने सहयोगी दलों की बात की। धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र जी, क्या आपको लगता है कि जो बात अंशुल जी कह रहे हैं कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है और ये उसी दिशा में उठाया गया कदम था जो कि सहयोगी दलों के दबाव के कारण वापस खींचना पड़ा? नहीं, सहयोगी दलों का कोई दबाव नहीं था। इन लोगों के दबाव के चलते नहीं, हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने तो प्रधानमंत्री जी के मंच से हाजीपुर में कहा था कि आरक्षण को किसी भी हाल में समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो आज उसी बात की प्रतिबद्धता को उन्होंने दोहराया है जो प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने कही थी, और उस बात को ये धन्यवाद देते हैं आज देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इस बात को माना है और इसको वापस लिया है। हम लेटरल भर्ती का विरोध नहीं करते हैं, उसमें आरक्षण होनी चाहिए, ये जरूर है, क्योंकि प्रतिभाओं की कमी समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित जनजातीय समुदाय में भी है। हम अगर विज्ञापन निकालेंगे तो हर एक जगह पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं आज के समय में कि जो देश को उन सारी आवश्यकताओं की देश की पूर्ति कर सकते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी ने इन बातों को समझा है और कैबिनेट के सदस्य आदरणीय चिराग पासवान जी ने, कोई दबाव देने की बात नहीं हुई। स्वयं हम आज सरकार में है, वो सरकार है। अगर उन्होंने ये बात कही है, इसका मतलब है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूंकि हेड है, इसलिए उन्होंने इसको वापस करा है। इसमें विपक्ष की और राजनीति करने की कोई जगह नहीं। हाँ, एक बात मैं जरूर कह देता हूँ कांग्रेस प्रवक्ता को कि जब उसमें आया था, ये अभी कुछ दिन पहले ही एक आई थी ना कि इसमें
आरक्षण में भी क्रीमी लेयर की बात आई थी। तब सबसे पहले अगर उन्होंने सुझाव अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो यही कांग्रेस शासित तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सब कैटेगरी के सबसे पहले लागू करेंगे। तो आरक्षण के विरोधी कौन है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप निकाल के देख लीजिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का बाइट उस समय का। तो प्रधानमंत्री जी ने जो किया है उसमें भी उन्होंने इसको वापस किया है। हमारे नेता ने सबसे पहले उसमें भी आवाज उठाया है। एनडीए की सरकार किसी भी सूरत में और बाबा साहब के द्वारा दिए हुए आरक्षण और उनके बढ़ने के जो भी फैसले हैं उसको कतई रहते हुए छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, और उन लोगों के बढ़ने का संरक्षण हमारी सरकार, इंडिया का सरकार करती रहेगी। लेकिन ये इंडिया वाले लोग कहीं ना कहीं इसमें राजनीति करते हैं और एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इस भ्रम को जनता को बताते हैं कि ये गठबंधन वाले लोग सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। हितेश जी, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। अंशुल जी ने जो बात कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, मंशा पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आरक्षण को लेकर के भ्रम बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाती है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही है और आपने देखा होगा कि 4 जून के बाद से लगातार इस मुद्दे को बड़ा भी किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के सरकार डिफेंसिव पर है और यही कारण है कि ये फैसला पलटना पड़ा? अखिलेश जी, संविधान और आरक्षण पर कांग्रेस नहीं बोले तो ठीक है, उनका सिर्फ टेप रिकॉर्ड है, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो लैटरल एंट्री पहले थे, तब आरक्षण हुआ था नहीं हुआ था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया को ले आए, आरक्षण था नहीं था। जब आपने एनएससी बनाई थी तब आरक्षण था नहीं था। जब जामिया की बात आती है आरक्षण दिया गया नहीं दिया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात होती है, आरक्षण दिया गया था नहीं दिया गया था। संविधान खतरे में है, इसका झूठ बोलना और भ्रम फैलाना, संविधान बदल देंगे इसके बारे में झूठ बोलना और भ्रम फैलाना और राजनीति करना कांग्रेस का सिर्फ टेप रिकॉर्ड है। लोगों को झूठ बोलो, जनता में फैलाओ, भ्रम फैलाओ, और सिर्फ झूठ और भ्रम के ऊपर वो देश में अराजकता लाना चाहते हैं। कांग्रेस का उसके अलावा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है। कांग्रेस नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं सोचती है। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि देश में अराजकता फैलाना, गंदी राजनीति करना, लोगों में झूठ और भ्रम फैलाना। और जब आप कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तब ये बताए कि इनकी व्यू क्या है कि जामिया में आरक्षण होना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण होना चाहिए। भाई एनएससी में कहा आरक्षण था? मोंटेक सिंह अहलूवालिया कौन थे? जरा जवाब दे। उन्होंने कब लेटरल एंट्री कोई अब से नहीं हुई है, लेटरल एंट्री 30 साल से हो रही है। कब क्या उन्होंने एक साफ पॉलिसी बनाई थी ट्रांसपेरेंसी की, रिजर्वेशन की? ये तो ठीक है, राजनीति करना राहुल गांधी का काम नहीं है, बेबुनियादी राजनीति करते हैं और लोगों को झूठ फैलाना और भ्रम फैलाना ये उनका काम है। जहां तक हमारी सरकार है, भाजपा सरकार ने स्पष्ट रूप से एक निर्णय लिया है कि अगर लेटरल एंट्री भी होगी तो लेटरल एंट्री होगी और उसमें आरक्षण होगा। तो इससे हमने कांग्रेस के झूठे पुलिंदे जनता के सामने एक्सपोज कर दिए गए हैं। कांग्रेस स्टैंड्स एक्सपोज टुडे, और उनका झूठ और भ्रम जो फैलाने की जो चल रही मंशा थी वो हमने खत्म कर दी। ठीक है अंशुल जी, लेकिन लेटरल एंट्री तो शुरुआत आपकी सरकार ने की थी। जो नाम एक के बाद एक गिनाए जाते हैं, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो, ये सारे वो नाम हैं जो कांग्रेसी सरकारों के वक्त पर लाए गए और इनको बड़े पद दिए गए, यहाँ तक कि फाइनेंस सेक्रेटरी तक बनाया गया। तो बीजेपी के कहने की शुरुआत तो वहीं भी कांग्रेस की ओर से की गई थी, इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा पारदर्शिता लाई जा रही है और अब सामाजिक न्याय भी इसमें जोड़ा जाएगा। नहीं, आपने तो इसको बिल्कुल औपचारिक बना दिया ना। हम एक विशेषज्ञ लाना, एक किसी को एक्सपर्ट को लाना, एक कई सलाहकार को लाना अलग बात है। पिछले 50 साल का आप रिकॉर्ड दे दीजिए कि कितने सारे आए थे। 2018 से लेके इस सरकार ने उसको एक नीति में बना दिया। और मुझे बताइए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए की सरकार में कब ऐसा विज्ञापन आया था कि 45 पदों में आप लैटरल एंट्री करेंगे? 1 होते थे, 2 होते थे, वो कहा गया था, उसकी एक जगह थी, एक स्थान था। लेकिन कब ऐसा कहा गया कि 45, फिर कल 100 हो जाएंगे, कल 200 हो जाएंगे? ये तो कहा है ना कि मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेसी में और टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी में अब विशेषज्ञों की जरूरत है, बाहर से लेके आएंगे, आरक्षण जाए, यहां पर कोई आरक्षण से मतलब नहीं। ये तो उनकी हमेशा नीति रही है। ये जमीन तैयार कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए।
कोर्स बुक से, जब दलित जो लेखक हैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स से हटाया जाता है, जाति प्रथा का वर्णन नहीं किया जाता, जो शोषण हुआ है, सदियों से अत्याचार हुआ है, तो उसका वर्णन नहीं होता, तो आप एक जमीन तैयार कर रहे हैं। और यहां पर कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, मैं सियासत में विश्वास नहीं करता, अगर कांग्रेस में कमियां हैं किसी भी पार्टी में आप करिए, सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आरक्षण लाया कौन? पहला संशोधन संविधान का कौन लेके आया? पदोन्नति उन्नति में अगर बात करते हैं आरक्षण की, तो कांग्रेस पार्टी ने जी माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी जी माफी चाहूंगा, थोड़ी समय की कमी है, मैं आपको अभी समय नहीं दे पाऊंगा इससे अधिक। धीरेन्द्र जी माफी के साथ, आपको आप चाहते कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन अभी समय की कमी, इसलिए आपको समय नहीं दे पाएंगे। हितेश जी, अंशुल जी और धीरेन्द्र जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर अपनी बात रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। लैटरल एंट्री के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और चिराग पासवान ने विपक्ष पर जवाबी हमला बोला है। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लैटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। विपक्ष जो आज की तारीख में इसको लेकर हो हंगामा खड़ा करने का कार्य कर रहा है, ये प्रेसिडेंट्स भी विपक्ष की सरकारों के दौरान ही खड़े किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसी नियुक्तियां की हैं, भले आवाज वैसे भी आ ही रही होगी, भले वो कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग समय में बनी गठबंधन की सरकारें हों। इससे पूर्ण भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां पे लैटरल नियुक्तियां की गई हैं, जिसके तहत डायरेक्ट उन पदों पर बिना आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखे हुए नियुक्तियां कराई गई हैं। और आज जब हमारी सरकार के द्वारा इस तरीके का विज्ञापन आया, तो विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। आज इन्होंने ये विज्ञापन क्यों वापस लिया? मोदी जी की सरकार ने ही ये विज्ञापन निकाला था। 45 लैटरल एंट्री पोजीशंस, मतलब आईएएस उच्च अधिकारी जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोजीशंस है, जहां पे 20-25 साल की नौकरी के बाद कोई अफसर पहुंचता है, वहां पे कह रहे कि हम बाहर से लेके आएंगे और वहां पे आरक्षण नहीं रखेंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2018 से लेकर 24 तक कुल 63 ऐसे लोगों को नियुक्त किया है मोदी सरकार ने, जहां पे आरक्षण उन्होंने रखा ही नहीं। लेकिन आज जब जाके हाहाकार हुआ, खुलेआम इनकी चोरी पकड़ी गई, तब वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी ये भी बताएं। 3 सितंबर को 9 राज्यों की 12 सीटों पर राज्यसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। कल पर्चा भरने का आखिरी दिन है। इससे पहले बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों का आज ऐलान कर दिया। इसमें रवनीत सिंह बिट्टू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें राजस्थान से, जॉर्ज कुरियन केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश से टिकट दिया गया है। किरण चौधरी को हरियाणा से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। ममता मोहंता उड़ीसा से, राजीव भट्टाचार्य त्रिपुरा, धैर्यशील पाटिल महाराष्ट्र, मनन कुमार मिश्र बिहार, मिशन रंजन दास असम, रामेश्वर तेली असम। आपको बता दें कि एनडीए 12 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी ने 2 सीटें अपने सहयोगी दलों को दी है। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी से उम्मीदवार होगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। अब वो जनता से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सिसोदिया ने पदयात्रा शुरू की है, जो दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। आज उनकी पदयात्रा गोंडा विधानसभा क्षेत्र पहुंची। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वहां पर मनीष सिसोदिया ने लोगों से मुलाकात की।
मनीष सिसोदिया आ गए, अरविंद केजरीवाल भी आ जाएंगे। किनारों के बीच दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के पदयात्रा का चौथा दिन है। आज आप देख सकते हैं कि इस तरह से मनीष सिसोदिया लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने पार्टी कार्यकर्ता जो हैं, नेता हैं लोकल, उन सभी को संबोधित कर रहे हैं और उनमें एक ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं वो लगातार। क्योंकि एक ऐसा फेज आया था दिल्ली की राजनीति में जब आम आदमी पार्टी के तमाम 3-4 जो टॉप बड़े नेता हैं वो जेल में थे और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो थे वो कहीं ना कहीं एक तरह से अनाथ महसूस कर रहे थे। उनमें एक जो लीडरशिप की कहीं ना कहीं एक कमी थी, उसको मनीष सिसोदिया ने आने के बाद लगातार पूरी करने की कोशिश की है, चाहे वो ये पदयात्रा के माध्यम से हो या फिर अब आगे का जो प्लान है संगठन को वापस से मजबूत करने का, उसे एकजुट करने का। मनीष सिसोदिया का अगर वो देखे, जैसे कि विधायकों को तमाम जो है अपने 4.5 साल के कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड सौंपना है। तमाम जो 70 विधानसभा क्षेत्र है उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने वाली है। यानी अरविंद केजरीवाल के एब्सेंस में मनीष सिसोदिया ही हैं जो पार्टी को एक तरह से लीडरशिप दे रहे हैं और कमान संभाल चुके हैं पूरी तरह से। दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।